नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों के लिए, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं, सभी लोगों के आगे लेकर आया हूं। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कभी ना कभी आपको ये पॉइंट इशू में जरूर डालेगा जब आप कोर्ट के अंदर प्रोसीड कर रहे होगे एज एन एडवोकेट के तौर पे। याद रखिएगा, अभी जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं ना, इस पॉइंट्स को वीक मत समझना। जितने भी एडवोकेट्स हैं भाई, आप लोग तो बहुत ज्यादा गौर से ये बात को सुनिए, क्योंकि कोई भी सीनियर वकील मेरे हिसाब से ये पॉइंट इतना अच्छे से आपको समझा नहीं पाएगा जितना मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक नया पॉइंट सिखा दूंगा। सबसे पहली बात, आपने ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में पढ़ा होगा, जिसको सिंपल तौर पे बोला जाता है रिटर्न ऑफ द प्लेंट के बारे में। अब यहां पर इतना छोटा सा ये एक मुद्दा है और इतना बड़ी स्टेज तक ये जा सकता है, शायद ही आपको ये कभी समझ में आया होगा। रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सिंपल सी बात ये है कि मान लेते हैं कि एक सिविल कोर्ट है, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के अपने कुछ जुरिडिक्शन होते हैं, अब सुनवाई करने की कुछ अथॉरिटी होती है, कुछ पावर होती है कि अगर कोई भी सिविल कोर्ट है तो उसके पास केवल और केवल एक्स नाम के एरिया के ही केसेस सुनने की अथॉरिटी है। एक दूसरा सिविल कोर्ट है, उसके पास वाई नाम के केसेस को सुनने की ही अथॉरिटी है, जिसको मैं बोल सकता हूं एक तरीके से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कि इतना ही दायरा एक्स नाम का एरिया का फैला हुआ है जहां पर यही सिविल कोर्ट है, यही सिविल कोर्ट के अंदर यही सारे के सारे केसेस की सुनवाई करेगा। अब मान लेते हैं यहां पर कोई एक पेटिशनर आया, सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल करा जो वाई नाम का एरिया का था, ठीक है, वाई नाम का एरिया, तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो वाई नाम के कोर्ट में जो जुरिडिक्शन देखता है वहां पे डलना चाहिए था। लेकिन ये जो पेटिशनर था ये आ गया एक्स नाम की कोर्ट के अंदर, जो एक्स नाम का जुरिडिक्शन है, जहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां पे कोर्ट में केस दायर कर दिया सिविल कोर्ट के अंदर। अब आप लोग मुझे बताइए, कॉमन सेंस है तो जो एक्स नाम का कोर्ट है तो क्या वो पर्टिकुलर कोर्ट उस केस की सुनवाई कर सकता है जो पेटिशनर के द्वारा वाई नाम का जुरिडिक्शन का केस एक्स नाम की कोर्ट में, जो एक्स नाम का जुरिडिक्शन देखता है उस कोर्ट में जो फाइल करा गया है पेटिशनर के द्वारा, तो क्या यहां पे पेटिशनर के द्वारा जो केस फाइल करा गया है तो वह सिविल कोर्ट उस केस की सुनवाई कर सकता है? भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट पास करा जाता है, वो एक तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कराया जा सकता है। याद रखिएगा, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पे बोला है कि अगर कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास, सिविल जज के पास अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो जो सिविल जज है उनकी एक ड्यूटी है, यहां पे कोई पेटिशनर की ड्यूटी नहीं है, कोई डिफेंडेंट की ड्यूटी नहीं है, कि अगर सिविल कोर्ट को एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, याद रखिएगा यहां पे वर्ड यूज करा है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये यहां पे सिविल कोर्ट के पास एक बात क्लियर तौर पे सामने आ जाती है कि भाई ये पर्टिकुलर केस की सुनवाई करने के लिए मैं बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं हूं, इस पर्टिकुलर केस को सुनवाई करने के लिए मैं बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं हूं। अगर एक्स नाम की कोर्ट को यह समझ में आ जाता है तब भी एक्स नाम का कोर्ट ये डिक्री पास कर रहा है, आगे केस को प्रोसीड कर रहा है, तो ये गलत होगा। याद रखेगा, यहां पे जो पर्टिकुलर कोर्ट है जिसके पास अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं होता है, वहां पे कोर्ट की ड्यूटी है कि वो पर्टिकुलर प्लेंट को, उस पेटिशनर को वापसी कर दे, यानी कि रिटर्न ऑफ द प्लेंट कर दे। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 ऑफ सीपीसी के तहत यहां पे जो रिटर्न कर दिया जाए प्लेंट, और यहां पे पेटिशनर को, ऑनरेबल जो जज साहब है जिनके पास अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है, तो उनकी ड्यूटी ये भी है कि वो उस पेटिशनर को इन्फॉर्म करे, किस चीज के लिए, कि पेटिशनर तुम्हारे को ना ये बराबर वाली कोर्ट जो वाई नाम की कोर्ट है ना, तुम्हें वहां जाना है, मेरे पास नहीं आना। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे जज साहब को पता लग गया कि भाई मेरे पास तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ही नहीं और मैं डिक्री पास करने बैठ गया, या मैं जो है जजमेंट पास करने बैठ गया, या फिर कोई अपीलेट कोर्ट है। और याद रखिएगा, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 ऑफ द सीपीसी का जो ये रिटर्न ऑफ द प्लेंट की कहानी है ना, ये बात है, ये अपील्स के अंदर भी एप्लीकेबल होती है, ये रिविजनरी कोर्ट जितनी भी होती है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये मुद्दा मैंने आपको बताया है। सालों बीत जाते हैं इस मुद्दे को समझने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवोकेट बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो मुद्दे मैं आपको समझाते रहता हूं ना, अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। लाइफ में बहुत चीजें काम आएंगी। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे मुद्दे समझाऊंगा जो शायद ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पर अपने 1 साल 2 साल मेहनत करके अपना, जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करोगे या किसी सीनियर के साथ, इतनी चीजें नहीं सीख पाओगे जितना मैं रेगुलर बेसिस पे आपको नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करा के चीजें पहुंचाता रहूंगा। बस आपको मेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी पॉइंट्स हैं एज एन एडवोकेट के तौर पर जो आप डेली बेसिस के अंदर अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर इशूज देखते हो या पर्टिकुलर जज साहब को डील करते हो, आपने जो इशूज देखे हैं, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ आपको अगर कोई भी आंसर चाहिए तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप अपना वो क्वेरी, वो
क्वेश्चन रेज करिए अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपका वो क्वेश्चन पिक करूंगा और उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने के तौर पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, या फिर मैं एक नई वीडियो बना के आपके लिए हेल्प कर दूंगा। तो सबसे बेहतर चीज रहेगी, आपके साथ साथ बाकी पूरी आम जनता को भी आपका क्वेरी सॉल्व आ जाएगी और एक नया पॉइंट समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी जरूर डालनी है। याद रखिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।